डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है पारिक क्लासेस जोधपुर में। हम आज वाला जो विषय है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के पहले चैप्टर की हमने शुरुआत करी थी कि मानव भूगोल का परिचय, उसी परिचय में जो उसका विकास है उस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, यानी मनुष्य क्या काम कर रहा है, कैसे वो उसकी एक्टिविटी रहती है, उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली जो डिपेंड करती है, एक तो ह्यूमन, मानव और अर्थ, यानी पृथ्वी, मानव और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है उन दोनों को अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। यानी ये मानव, ये पृथ्वी, इनके मध्य जो अंतर संबंध है, इन सभी अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर किया जाता है। अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशनशिप जो होती है उसकी स्टडी की जाती है मानव भूगोल में। हमने ये अध्ययन किया था कि मानव भूगोल की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। उन परिभाषाओं के तहत हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले अगर बात करें तो मानव भूगोल की जब हम शुरुआत करते हैं तो भूगोल शब्द की हमने पहले बात करी थी कि इरेटोस्थनीज नाम के व्यक्ति ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। फिर भूगोल की अगर 18वीं शताब्दी तक आते आते भूगोल की विभिन्न शाखाएं बनी। भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की शाखा में हम जो अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं, ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं और इसके साथ जो अन्य गतिविधियां होती है, भूकंप वगैरह, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर मानव भूगोल में मानव तथा पृथ्वी के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भूगोल को दो शाखाओं में बांटा है और फिर इसकी अनेक उपशाखाएं विभाजित हुई है। इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं के माध्यम से बताया कि मानव भूगोल क्या है। फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी के लिए फेमस रहे हैं, इन्होंने, फ्रेडरिक रेडजेल ने जो अपनी परिभाषा दी वो इस प्रकार है: मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। यानी मानव भूगोल क्या है? समाज और धरातल यानी पृथ्वी के बीच में एक इंटर रिलेशन, संश्लेषित जो संबंध है उसका अध्ययन करने वाला विषय है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि इनकी जो शिष्या थी एलन सैम्पल, जो कि अमेरिका की रहने वाली थी, इन्होंने भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया और इन्होंने नियतिवाद के पक्ष में अपनी विचारधारा दी। नियतिवाद ये कहता है कि मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति जैसा चाहती है मानव वैसा ही करता है, यानी पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है, प्रकृति से रिलेटेड वो अपना काम करता रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा नियतिवाद के बाद विडाल डी ला ब्लाश, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, ब्लाश ने अपनी विचारधारा दी। उन्होंने कहा संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म ये कहता है कि संभावनाएं हैं कि मानव अपने विचारों के माध्यम से, अपनी थॉट प्रोसेस के माध्यम से प्रकृति में कुछ चेंजेस कर सकता है। इसके बाद में जो हमने पढ़ा कि ग्रिफिथ टेलर महोदय, जिन्होंने कि नवनियतिवाद दिया। नवनियतिवाद ये कहता है कि सबसे पहले नियतिवाद प्रकृति के अधीन काम करना, संभववाद की संभावनाएं हैं विकास होने की। फिर ग्रिफिथ टेलर ने कहा नवनियतिवाद ये विचारधारा ये कहती है रुको और जाओ की प्रकृति पर निर्भर है, यानी प्रकृति में हम कुछ चेंजेस करें लेकिन उतना ही करना ताकि प्रकृति को नुकसान न हो। फिर साथ ही इसके बाद हमने पढ़ा कि भूगोल की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है मानव भूगोल का, उसमें मुख्य रूप से केंद्रीय बिंदु के रूप में मानव का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमने ये अध्ययन किया कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। विषय क्षेत्र के अंतर्गत हमने ये अध्ययन किया कि इसमें मुख्य रूप से जनसंख्या, किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का अध्ययन किया। फिर उसके बाद में जो दूसरा आता है प्रदेश के प्रादेशिक अध्ययन, यानी किसी प्रदेश का, किसी एरिया का रीजनल स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद में सांस्कृतिक वातावरण, वहाँ का जो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसकी भी स्टडी की जाती है कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, समाज के नियम कैसे हैं, रीति रिवाज कैसे हैं, इन सभी को शामिल किया जाता है। फिर कालिक अनुक्रम यानी उसका इतिहास क्या है, कब किस प्रकार विकास हुआ, इन सबको अध्ययन इसमें किया जाता है। कालिक अनुक्रम के बाद नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन, वहाँ की प्लानिंग क्या है, किस तरीके से वहाँ वर्किंग हो रही है, मानव की थॉट क्या है और उसको किस तरह से इम्प्लीकेशन कर रहा है, इन सभी पहलुओं का मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में
अन्य प्रदेशों से संबंध, यानी मानव भूगोल का अन्य प्रदेशों से क्या संबंध है, किस प्रकार वो कार्य करते हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे मानव भूगोल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास। अगर मानव भूगोल के विकास की बात की जाए तो मानव भूगोल के विकास को मुख्य रूप से निम्न के अंतर्गत बांटा है कि मानव भूगोल का प्रारंभ अत्यंत प्राचीन माना जाता है, यानी मानव भूगोल बहुत प्राचीन समय से शुरू हो चुकी थी। साथ ही इसके अंतर्गत प्रकृति और मानव के संबंधों के पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। अब पारस्परिक अध्ययन किस काल में किस प्रकार का था, इन्हीं कालक्रमों को समय अनुसार प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध थे उनमें चेंजेज आया। अब वो क्या चेंजेज आया उनको हम बिंदु अनुसार पढ़ते हैं। सबसे पहला अगर हम कहें तो प्राचीन काल, एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल के अंतर्गत मानव भूगोल का जो विकास हुआ, यानी इसके बीच में जो संबंध थे वो इस प्रकार से थे कि प्राचीन काल में मनुष्य के पास तकनीकी विकास नहीं था और उस समय तकनीकी इतनी थी नहीं, इस कारण मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। जैसी प्रकृति कहती वो उसके अनुरूप अपना काम करता रहता। फिर साथ ही हमने ये पढ़ा कि इस समय प्राकृतिक जो प्राचीन काल था इसमें मनुष्य प्रकृति को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इन सबको देवताओं के रूप में मानता था। सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, प्रकृति की जितनी भी शक्तियां थी उनको देवी शक्ति के रूप में माना और ये नियतिवाद के अंतर्गत आता है। इस समय यूनानी दार्शनिक जो थेल्स एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति और मानव के संबंधों का अध्ययन किया। साथ ही अरस्तु ने कहा कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को बहादुर और चिंतनशील बताया। यानी प्राचीन काल में हम पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर थे, प्रकृति के अनुरूप कार्य करते थे, और अरस्तु कहते हैं कि जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो बहादुर और चिंतनशील लोग होते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि एशिया के लोगों को उन्होंने सुस्त और चिंतनशील बताया, यानी ये थोड़े एक्टिव कम रहते हैं। यानी ठंडे प्रदेशों के लोग एक्टिव रहेंगे और जो उष्ण प्रदेश, गर्म प्रदेशों के लोग होते हैं वो थोड़े एक्टिव कम रहते हैं। हम लोग देखें तो हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं कि जैसे गर्मी आती, गर्मी का मौसम आता है तो हमें क्या होता है, सुस्ती आती रहती है, आलस आता रहता है। जबकि सर्दियों के दिनों में हम लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वर्किंग कैपेसिटी हमारी अधिक बढ़ जाती है। इसी चीज़ को अरस्तु ने अपनी विचारधारा में व्यक्त किया। इसके बाद जो दूसरा काल आता है वो है मध्यकाल। यानी मध्यकाल में जो बात इन्होंने कहा, मिडिवल पीरियड, मानव भूगोल के विकास का दूसरा काल मध्यकाल। मध्यकाल के अंतर्गत इन्होंने जो अपनी विचारधारा दी, उन्होंने कहा कि इस काल में मानव ने क्या शुरू किया, नौ चालन किया, यानी नौका संचालन शुरू हो गया था, नौका संचालन। और यहाँ प्राचीन काल में अगर कहें मुख्य विचारधारा क्या थी, पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर, पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर, यानी वो डिपेंडेंट किस पे था, टोटली नेचर पर डिपेंडेंट था। फिर इसके बाद में जो मध्यकाल है, मध्यकाल में ये बताया गया कि मानव ने नौका चलाना शुरू किया, यानी नाव चलाना शुरू किया, और नाव चलाने के साथ साथ उसने विभिन्न खोजें की। यानी जैसे ही हम कहें कि उसकी समुद्री यात्राएं शुरू हुई तो वो ब्रिटेन से व्यक्ति दूसरी जगह जाने लगे। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, साथ ही जो कोलंबस है उन्होंने अमेरिका महाद्वीप की खोज की। इस प्रकार ये कार्य होते रहे। यानी जैसे ही नौका संचालन शुरू हुआ, व्यक्ति का जो विकास हुआ, मानव का जो डेवलपमेंट होने लगा, वो अगर हम कहें तो वो अधिक तीव्र गति से होने लगा। साथ ही उसने प्रकृति के अंदर संभावनाएं विकसित की, विकास की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आता है मध्यकाल के बाद में आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल। मॉडर्न जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में अगर कहें हम तो मॉडर्न कंसेप्ट इस विचारधारा पर निर्भर करता है कि इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेताओं से मानी जाती है, हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, ये। और फ्रांस में अगर कहें तो फ्रांस में सबसे अधिक विकास हुआ विडाल डी ला ब्लाश, और ये अमेरिका के अंदर कहें एलन सैम्पल, ब्रिटेन में हर्बर्टन आदि विभिन्न भूगोलवेताओं ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास सभी प्रदेशों में हो गया। अगर हम कहें विश्व के सभी प्रदेशों में कब मानव भूगोल का विकास हुआ, तो 20वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी तक संपूर्ण विश्व में मानव भूगोल का विकास, संपूर्ण विश्व में मानव भूगोल का विकास हुआ, मानव
भूगोल का विकास हो गया था। अब ये 20वीं शताब्दी में इस तरह से विकसित हुई। फिर अब बात आती है कि जो हम ये करते हैं कि मानव भूगोल को मुख्य रूप से नियतिवाद, जिसकी कि कुमारी एलन सैम्पल समर्थक थी, फिर उसके बाद संभववाद, जिसका कि विडाल डी ला ब्लाश समर्थक थे, और साथ ही जो ग्रिफिथ टेलर थे, इन्होंने नव नियतिवाद दी। रुको और जाओ की प्रकृति वाली विचारधारा पे इन्होंने अपने विचार दिए। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में हो गया। फिर 1970 के बाद मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, जिसमें मानवतावादी विचारधारा और आचरणपरक विचारधाराएं मुख्य रूप से विकसित हुई। मानवतावादी जो विचारधारा है, इस विचारधारा का संबंध किससे है? लोगों के कल्याण से संबंधित मानवतावादी विचारधारा और दूसरी आचरणपरक विचारधारा, यानी ये दो मुख्य विचारधाराएं रही है। मानवतावादी विचारधारा और दूसरी है आचरणपरक विचारधारा। आचरणपरक विचारधारा, यानी जो पहली ये विचारधारा है, ये विचारधारा किससे संबंधित है? मानव कल्याण से संबंधित, मानव के विकास से संबंधित, उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पक्ष आदि सभी पहलुओं का अध्ययन मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी जो मुख्य विचारधारा आचरणपरक विचारधारा, आचरणपरक विचारधारा में आर्थिक क्रियाओं का हमेशा अधिक महत्व दिया जाता है कि आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं, उसके लाभ पर विचार नहीं किया जाता है। अधिकांश इस बात पर निर्णय लिया जाता है कि पर्यावरण से किस प्रकार से वो संबंधित है। और इसके अलावा अगर हम कहें कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में दो विचारधाराएं, मानवतावादी और आचरणपरक, दोनों विचारधाराएं अपने अपने समय में बहुत प्रभावी रही। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। पहला, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले इरेटोस्थनीज थे। फिर आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता किसे माना गया? आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रैटजेल को माना गया है। और भूगोल का जनक किसे माना गया है? हिकेटियस को। यानी भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप देने के कारण हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। नियतिवाद के समर्थक कुमारी एलन सैम्पल। फिर आता है संभववाद विडाल डी ला ब्लाश, जो कि फ्रांस के थे। एलन सैम्पल अमेरिका की रहने वाली थी। फिर नवनियतिवाद, इसके समर्थक हैं ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने रुको और जाओ की विचारधारा पर महत्वपूर्ण बल दिया। ग्रिफिथ टेलर भी अमेरिका के रहने वाले थे। इसी के साथ अपना ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।